नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज क्लास 10 के साइंस का बायोलॉजी सेक्शन से चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे सेट से और गैस पेपर को मर्ज करने के बाद ये सेट तैयार किया हूँ, इसलिए इसमें 100% चांस है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं बनती है। यूँ कहें तो पूरा चैप्टर से ही हम क्वेश्चन को सिलेक्ट करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और इसको रिवीजन कर लें। इसको बनाने का एक और उद्देश्य है कि आप इसको सुन के भी याद कर सकते हैं, आप इसको देख के भी पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और साथ ही अपने साथी दोस्तों को भी बताएं, जिससे सबको इसका फ़ायदा हो सके। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 के बायोलॉजी सेक्शन से। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन। इसको वीडियो लंबा होने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए हम इसको ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु क्या होता है? अमीबा। कौन होता है? अमीबा। अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से बनाता है? तो कूटपाद की सहायता से बनाता है। विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं किस पर? तो हरे पादप पर या फिर हरे स्वपोषी पौधे पर। परजीवी पादप का उदाहरण है कसकुटा, परजीवी पादप है ये, या फिर अमरबेल भी कह सकते हैं। अमरबेल भी परजीवी है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो कूटपादों की सहायता से प्राप्त करता है। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में कूटपाद पाया जाता है और उसी के मदद से वो अपना पोषण करता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो विषमपोषी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है CO2 से। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? तो CO2। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हरित लवक है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो छोटी आंत होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी इमाइलेज। और मनुष्य का मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ होती है? तो 3 जोड़ी। दीर्घ कहाँ पाया जाती है? तो छोटी आंत में। वसा का छोटे छोटे कणों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो पाइसीकरण कहलाता है। रेनिन का क्या कार्य है? दूध की प्रोटीन को पचाना उसका काम है रेनिन का। अमाशय में एंजाइम पाया जाता है कहाँ? पेप्सिन में। अमाशय में एंजाइम पाया जाता है कौन सा? पेप्सिन। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। हमारे अमाशय में उत्पन्न होने वाले अम्ल कौन है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय की जठर ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? तो जठर रस स्रावित करती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। पीत रस का स्राव कहाँ होता है? तो ग्रहणी द्वारा पीत रस का स्राव होता है। एंजाइम का नाम जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है उसका नाम क्या है? सलाइवरी इमाइलेज है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशयी रस में पाया जाता है। पाचन तंत्र का वह भाग जिसमें पाचन क्रिया नहीं होता है वो क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। प्रोटीन पचने के बाद किस में बदलता है? तो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। मनुष्य निम्न में से किसका पाचन नहीं करता है? तो सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन की प्रोटीन को बदल देता है किस में? तो पेप्टोन में बदल देता है। वसा के पाचन में सहायक होता है कौन? तो लाइपेस होता है। फिर श्वसन सेक्शन से देखते हैं। श्वसन अध्ययन के लिए किस बीज का उपयोग करते हैं? तो अंकुरित बीज का। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो O2 निकलती है। पाइरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा प्राप्त होता है, यह क्रिया क्या कहलाता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। ये क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। फिर ग्लूकोज के पाइरुवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। वायु मार्ग निपतित क्यों नहीं होता है? तो उपास्थि वलय के कारण निपतित नहीं होता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो वायु प्रकोष्ठ में। ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 25 किलो कैलोरी। ग्लूकोज के एक अणु के संपूर्ण ऑक्सीजन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 1830 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? तो पाइरुवेट अम्ल है। गुब्बारे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो इल्बियोलाई कहते हैं। इल्बियोलाई। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पौधे में श्वसन होता है स्टोमाटा के द्वारा।
पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल एटीपी को टूटने से। एक फॉस्फेट जो एटीपी के में अत्यंत रहता है उसके टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो। फिर एक कीटों का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया। फिर उत्सर्जन से देखते हैं कौन उत्सर्जीय अंग है? वृक्क। कौन मनुष्य का एक उत्सर्जीय अंग नहीं है? तो अग्नाशय। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो उत्सर्जन का। वृक्क की रचना और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। किसी व्यक्ति के शरीर में गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं? तो पेट के रीढ़ के अगल बगल में होता है। मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? तो यूरिया होता है। मूत्र का पीला रंग किसके वर्णन के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के। मानव डायलिसिस थैली को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। रक्त में उपस्थित पदार्थों के बड़े अणु किस विधि द्वारा छाने जाते हैं? तो अपवहन विधि द्वारा। प्रत्येक गुर्दे की लंबाई कितनी होती है? तो 11 सेंटीमीटर होती है। वहन कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है? तो प्लेटलेट्स है जो रक्त के बहाव को रोकती है। मनुष्य के हद में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4। मछली के हद 2 कोष्ठक होते हैं। मानव हद में औसतन परकुचन दाब कितना होता है? लगभग 120 mmHg। मानव हद में कितने अलिंद होते हैं? तो 2। मानव हद में कितने नीले होते हैं? तो 2 होते हैं। मनुष्य के हद में कैसा परिसंचरण होता है? तो दोहरा परिसंचरण होता है। किसके द्वारा हद से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो नीले द्वारा। शुद्ध रक्त को हद से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ क्या कहलाती है? तो धमनी कहलाती है। लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला हेमोग्लोबिन किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का वहन करता है हेमोग्लोबिन। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? तो प्लेटलेट्स। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। रक्त क्या है? एक उत्तक है। रुधिर किस उत्तक का बना होता है? तो संयोजी उत्तक का। आरबीसी कौन से आकार की होती है? तो कौन सी आकार की होती है? उभयवतल होती है। उभयवतल। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण लाल नजर आता है। रक्त के हल्के पीले रंग की चिपचिपे दर को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती? तो लाल रक्त कणिकाएं। रक्त में यूरिया कहाँ प्रवेश करता है? तो यकृत में। पौधे में कौन सी संवहन तंत्र पाई जाती है? तो जाइलम। वे ऊतक जो पौधे में जल का परिवहन करते हैं क्या कहलाता है? जाइलम कहलाता है। पौधे में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जल का या फिर पानी का। मानव हद का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है? तो बाह्य अलिंद और बाह्य नीले। पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं क्या करके? वाष्पोत्सर्जन करके। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहता है क्या? रंध्र रहता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है किस पर? प्रकाश संश्लेषण पर। अब इस पर हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन इस पर देखते हैं। ये तो हम लोग का थ्योरी था, इसका MCQ क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है पर्याप्त पोषण, खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन, जल या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये सभी। फिर एक कोशिकीय जंतु है कौन? पादप, अमीबा, मनुष्य, कोई नहीं। तो एक कोशिकीय जंतु कौन है? अमीबा है। अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से बनाता है या फिर पकड़ता है? रिक्तिका, पादप, कूटपाद या फिर कोई नहीं। तो किसके सहायता से? कूटपाद की सहायता से। विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहता है किस पर? कवकों पर, शैवालों पर, हरे स्वपोषी पौधों पर या फिर मिट्टी पर। तो किस पर निर्भर रहता है विषमपोषी पोषण? हरे स्वपोषी पौधों पर। परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? कस्कुटा, विषाणु, कवक या फिर बैक्टीरिया। तो कौन है? कस्कुटा परजीवी पादप है, कस्कुटा। लेकिन यहाँ अगर अमरबेर रहता तो वो भी सही हो जाता। अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? तो अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? कूटपादों के द्वारा। कूटपाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना में, अमीबा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अमीबा में कूटपाद विधि पाया जाता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, समभोजी या फिर विषमपोषी या फिर प्राणी समभोजी। तो कौन पोषण होता है? विषमपोषी पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? CO2, H2O, क्लोरोफिल या फिर सूर्यप्रकाश या फिर उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी चाहिए, H2O, क्लोरोफिल और सूर्यप्रकाश सभी चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या फिर परहंडित से। तो किससे निकलता है? CO2 से जल बाहर निकलता है।
नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल या फिर पत्तियां। तो कौन है? ग्लूकोज। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है? O2, ग्लूकोज, CO2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंतिम उत्पाद O2। O2 हो जाएगा अंतिम उत्पाद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? नीला, लाल, हरा या फिर सफ़ेद। तो कैसा होता है? हरा होता है। कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पत्ती, ग्राना, हरित लवक या फिर स्ट्रोमा। कौन है? हरित लवक। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? ग्रसनी, छोटी आंत, ग्रास नली या फिर अमाशय। तो कौन है? छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवली एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है इसका? सलाइवरी एमाइलेज। मनुष्य का मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होता है? तो 3 जोड़ा होता है। दीर्घ कहाँ पाए जाते हैं? बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय या फिर पाचन नली में। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। वसा का छोटे छोटे कणों में विभाजित होना क्या कहलाता है? पाइसीकरण, कर्माकुचन गति, सरलीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? पाइसीकरण कहलाता है। रेनिन का क्या कार्य है? दूध की प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को पेप्सोन में बदलना, अम्ल का निर्माण या फिर जीवाणुनाशक। तो क्या करता है रेनिन? दूध की प्रोटीन को पचाने का उसका काम है। फिर आमाशय में एंजाइम आमाशय में एंजाइम पाया जाता है कौन? पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज या फिर टाइलिन। तो क्या पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सॉरी, NaCl, HCl, एसिटिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल कौन है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका दूसरा सही है। अमाशय की जठर ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? जठर रस, अम्ल रस, क्षारीय या फिर इनमें से सभी। तो क्या स्रावित करती है जठर ग्रंथियां? जठर रस स्रावित करती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आँख में, यकृत में, अग्नाशय में या फिर अमाशय में। तो कहाँ पाई जाती है जठर ग्रंथियां? अमाशय में पाई जाती है। पित्त रस का स्राव होता है कहाँ पर? अग्नाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, ग्रहणी द्वारा या फिर यकृत द्वारा। तो किसमें होता है? ग्रहणी द्वारा। एंजाइम का नाम जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है क्या कहलाता है? सलाइवरी इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर माल्टोज। तो क्या कहलाता है? सलाइवरी इमाइलेज। ऑप्शन नंबर 1 सही है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्न में से किस रस की भूमिका होती है? यांत्र रस की, पित्त रस की, अग्नाशयी रस की या फिर इनमें से सभी। तो किसकी भूमिका होती है छोटी आंत में भोजन के पचाने में? अग्नाशयी रस की। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है कहाँ पर? पित्ताशय में, अग्नाशय में रस में, यांत्र रस में या फिर जठर रस में। किस में पाया जाता है? अग्नाशयी रस में। पाचन तंत्र का वह भाग जिसमें पाचन क्रिया नहीं होती है क्या कहलाता है? दीर्घरोम, अमाशय, मुख, आहार नाल। तो क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। प्रोटीन पचने के बाद किस में बदलता है? स्टार्च में, माल्टोज में, अमीनो अम्ल में या फिर इनमें से कोई नहीं। किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में। मनुष्य निम्न में से किसका पाचन नहीं करता है? वसा का, सेलुलोज, वसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका नहीं करता है? सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है किसमें? अमीनो अम्ल में, वसा अम्ल में, ग्लूकोज में या फिर पेप्टोन में। तो किसमें बदल देता है पेप्सिन नामक एंजाइम को? पेप्टोन में बदल देता है। वसा के पाचन में सहायक होता है कौन? लाइपेज, टाइलिन, माल्टेस या फिर लैक्टेस। तो कौन सहायक होता है? लाइपेज। श्वसन के अध्ययन के लिए किस बीज का उपयोग करते हैं? तो सूखा बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज या फिर फटा हुआ बीज। तो किसका उपयोग करते हैं? अंकुरित बीज का उपयोग करते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? N2, CO2, O2 या फिर CO। तो कौन सी गैस निकलती है श्वसन के दौरान? O2 गैस। पाइरूवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। यह क्रिया होती है किसमें? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में। तो किसमें होती है? कोशिका द्रव में। ग्लूकोज के पाइरूवेट में बदलने की कार्य कोशिका की किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसमें होता है? कोशिका द्रव में। वायु मार्ग निपतित क्यों नहीं होता है? उपास्थि वलय के कारण, श्वसन नली के कारण, डायफ्राम के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण? उपास्थि वलय के कारण। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? वायु प्रकोष्ठ में, स्वर यंत्र में, श्वसन नली में या फिर नासिका में। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर 1 वायु प्रकोष्ठ में। ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? 25 किलो कैलोरी, 30.5 किलो के जूल, 38 किलो जूल या फिर 2830 किलो जूल। तो कितना होता है? ग्लूकोज के एक अणु का किण्वन से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? तो 25 किलो कैलोरी। ग्लूकोज के एक अणु से संपूर्ण
ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 28-30 किलो जूल या फिर 25 किलो या फिर 30 या फिर तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28-30 किलो जूल। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? पायरुविक अम्ल, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल या फिर ग्लूकोज? तो क्या है? पायरुविक अम्ल है। गुब्बारे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? गुब्बारे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, एल्वियोलाइट या फिर ट्रेकिया या फिर डायफ्राम? तो क्या कहा जाता है? एल्वियोलाई। कोशिका का पायरुवेट किसे कहते हैं? एटीपी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका को या फिर एडीपी को? किसको कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। पौधे में श्वसन होता है कहाँ पर? किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, जाइलम के द्वारा या फिर क्लोरोफिल के द्वारा? किसके द्वारा होता है पौधे में श्वसन? स्टोमेटा के द्वारा। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? 305 किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल या फिर 30.5 किलो जूल पर मोल या फिर 3.05 किलो जूल पर मोल? तो कितनी होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल होती है। एक फॉस्फेट जो एटीपी में अंतस्थ रहता है उसके टूटने में कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? 2830 किलो जूल, 38 किलो जूल, 25 किलो जूल या फिर 30.5 किलो जूल? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30.5 किलो जूल। कीटों के प्रमुख श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, गिल कोष्ठ, ट्रेकिया या फिर गिल्स? तो क्या है? ट्रेकिया। वृक्क की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, गुर्दा, कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहेंगे? नेफ्रॉन कहेंगे। किसी व्यक्ति के शरीर में गुर्दे कहाँ स्थित होता है? उदर में, वक्ष में, डायफ्राम में या फिर पेट की रीढ़ के अगल बगल में? तो कहाँ होती है? पेट के रीढ़ की अगल बगल में। मूत्र के अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? ग्लूकोज, यूरिया, रक्त या फिर प्रोटीन? तो क्या होता है? यूरिया होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण, यूरोक्रोम के कारण, फिर ल्यूकोप्लास्ट के कारण या फिर क्लोरोप्लास्ट के कारण? तो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मानव में डायलिसिस थैली है कौन? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर फेफड़ा? तो कौन है? नेफ्रॉन है डायलिसिस थैली। रक्त में उपस्थित पदार्थों के बड़े अणु किस विधि द्वारा छाने जाते हैं? छानन विधि द्वारा, नलिका स्रावन, पुनरावशोषण या फिर अपोहन? तो किसके द्वारा छाने जाते हैं? अपोहन विधि द्वारा। प्रत्येक गुर्दे की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर या फिर 12.5 सेंटीमीटर? तो कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहाना रोकती है? तो प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या इनमें से सभी? तो कौन रोकता है? प्लेटलेट्स रोकता है। मनुष्य के हद में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के हद में 2, 1, 3 या फिर 4? तो कितना होता है? 4। मछली के हद में कितना कोष्ठक होता है? 2, 3, 4 या फिर 1? तो कितना होता है? 2। मानव हद में औसतन परकुचन दाब कितना होता है? तो लगभग 120 mmHg। मानव हद में कितने अलिंद होते हैं? तो 2। मानव हद में कितने नीले? तो 2। मनुष्य के हद में कैसा परिसंचरण होता है? एक हरा या दोहरा या फिर सामान्य या फिर इनमें से सभी? तो कितना होता है? दोहरा परिसंचरण होता है। किसके द्वारा हद से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो अलिंद द्वारा, नीले द्वारा, फेफड़े द्वारा या फिर इनमें से सभी? तो किसके द्वारा होता है? नीले द्वारा। शुद्ध रक्त को हद से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? अलिंद, नीले, धमनियाँ या फिर सिराएं? तो क्या कहलाती है? धमनियाँ, जो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला हेमोग्लोबिन किसका वहन करता है? तो नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का या फिर प्रोटीन का? तो किसका कहता है? करता है ऑक्सीजन का। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता है? प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर हेमोग्लोबिन? तो रक्त का थक्का किसके वजह से बनता है? प्लेटलेट्स की वजह से। लासिका का रंग कैसा होता है? हरा, हल्का पीला, गाढ़ा पीला या फिर लाल? तो कैसा होता है? हल्का पीला। रक्त क्या है? उत्तक पदार्थ, कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? उत्तक है। रुधिर किस उत्तक का बना होता है? संयोजी उत्तक, प्रोटीन, सरल उत्तक या फिर इनमें से सभी? तो किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का। आरबीसी कौन से आकार की होती है? उभयवतल, गोल या फिर समतल या फिर इनमें से सभी? तो किसका होता है? उभयवतल। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बन या फिर हेपेरिन? तो किसके वजह से लाल रंग का होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। रक्त के हल्के पीले रंग की चिपचिपे दर को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, लिम्फ या फिर लसिका या फिर सीरम? तो क्या कहते हैं उसको? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में उपस्थित
कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, बिंबाणुएं, रक्त पुटिकाएं। तो कौन सी भाग लेती है? लाल रक्त कणिकाएं। रक्त में यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है? तो फेफड़े से, वृक्क से, यकृत से या फिर श्वास नलिका से। तो कहाँ से प्रवेश करता है रक्त में यूरिया? तो यकृत से। पौधे में कौन सी संवहन तंत्र पाई जाती है? तो जाइलम, मृदु ऊतक, अस्थायी ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऊतक पाया जाता है? संवहन ऊतक। तो संवहन ऊतक जाइलम है या फिर फ्लोएम, लेकिन यहाँ ऑप्शन है जाइलम, तो जाइलम सही। वे ऊतक जो पौधे में जल के परिवहन करता है वो क्या कहलाता है? जाइलम, फ्लोएम, दृढ़ ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल का जो परिवहन करता है वो जाइलम ऊतक है। ऑप्शन नंबर 1 सही। पौधे में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पानी का, भोजन का, हवा का या फिर एमिनो एसिड का। किसके जाइलम क्या करता है? पानी का, जल का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। मानव हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है? बायां अलिंद, दायां अलिंद या फिर बाएं अलिंद और बाएं नीले या फिर एक और दो दोनों या फिर इनमें से सभी। तो कौन है? बायां अलिंद और बायां नीले जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है। पादप में भोजन का हस्तांतरण होता है किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, एक और दो दोनों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भोजन का हस्तांतरण अगर भोजन में जल को शामिल कर दें और भोजन को, तो हम कहेंगे एक और दो दोनों। लेकिन अगर सिर्फ भोजन का, तो भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है और जल का जाइलम द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर होना चाहिए 1, फ्लोएम द्वारा। पौधे में अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं क्या करके? वाष्पोत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा या फिर पतझड़ द्वारा। तो जल से छुटकारा कैसे पाता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो फूल, जड़, तना या फिर पत्ता से। किसके द्वारा होगा? पत्ता से। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहता है क्या? जड़, रंध्र, टहनी या फिर तना। तो क्या रहता है? रंध्र रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है किस पर? सूर्य के प्रकाश पर, प्रकाश संश्लेषण पर, CO2 के सांद्रण पर या फिर वायु की वेग पर। तो किस पर निर्भर करता है? प्रकाश संश्लेषण पर। फिर ये मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ? क्लोरोफिल में, RBC में या फिर वर्णीय लवक में या फिर WBC में। तो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? एमीटर, स्टेथोस्कोप या फिर स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर रेक्टोमीटर। तो क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है क्या? डायलाइसेट, सेलोफेन, हेमोडायलिसिस या फिर डायलाइजायर। तो क्या कहलाता है? हेमोडायलिसिस। तो ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का जैव प्रक्रम के इतना क्वेश्चन था। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।